हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग। आई होप आप लोग अच्छे से हों। मेरा नाम है अंकिता लाल और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आप लोग को एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज हम लोग क्लास 6 की आखिरी बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे जो है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा बोल दूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2-3 कारणों की वजह से। पहला कारण ये कि इसे यूपीएससी के एग्ज़ाम, बीपीएससी के एग्ज़ाम, बहुत ही एग्ज़ाम्स में इकोलॉजी के सेक्शन के अंदर पढ़ा जाता है और इससे बहुत क्वेश्चंस आती हैं। दूसरी चीज़, मेरी आप लोगों से आज इच्छा है कि आप लोग बड़े ध्यान से इस चैप्टर को सुनोगे और बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे आसपास की चीज़ें हैं तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। और आज की क्लास को हम लोग इमेजिन करके पढ़ेंगे। हम लोग जो है आज की क्लास को दिमाग में एक कहानी की तरह चित्र बनाकर पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये आज प्रोसेस होगा पढ़ने का। आप लोगों को एनसीईआरटी खोल के रखनी है, मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताती जाऊंगी और बस जो हमारा ड्रिल है वही है, लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड हैबिटेट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो जीवित जंतु की यहाँ बात हो रही है। आप लोग बोलते हो हिंदी हिंदी, तो मैंने कोशिश की है कि आज मैं ऐसे भी बोलती हूँ बट मैं आज और आप लोगों को हिंदी इंग्लिश ये मिक्स होगी, ठीक है, बाइलिंगुअल ही होगा ये। मैं हिंदी भी बोलने की कोशिश करूँगी। चलिए, तो जब हम इसको देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने की बात की जाती है कि ऑर्गेनिज्म क्या है। वो लिविंग क्रीचर्स हैं, जीवित जंतु हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे आपको ये लोग मिलेंगे। जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे आपको दिखते हैं, ठीक है। अब बारी आती है ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। अगर कोई जीवित जंतु है तो वो कहीं ना कहीं तो रहता होगा, जैसे नाम से पता, सराउंडिंग यानी हमारे आसपास। ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे बात की गई है। जैसे डेजर्ट, आपको डेजर्ट में कैमल दिखेंगे, माउंटेन जाओगे तो आपको गोट्स और याक दिखेंगे। तो ये आपको बताने के लिए कि क्या सराउंडिंग है। सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है। तो पहली चीज़ होगी सराउंडिंग। अब तो हमने उसके बाद हमने हैबिटेट और एडेप्टेशन देखना है, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो हैबिटेट हो गया आपका प्राकृतिक वास, जहाँ पे जीवित जंतु रहती है, और एडेप्टेशन हो गया अनुकूलन, मतलब उस हिसाब से अनुकूल हो जाना, ढल जाना। तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, आइए। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग हमेशा डेफिनेशन से करते हैं। ये चैप्टर क्योंकि हमारे आसपास का है तो बड़े मज़े से आप लोग समझ समझ के इसको कहानी की तरह सुनो। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी कोई भी जंतु है जिसके पास जीवन है, ठीक है। और जीवन कैसे पता चलता है? सेल है उसके पास। हर चीज़ का एक बेसिक यूनिट होता है, यानी उसकी एक छोटी सी इकाई होती है जिससे वो बड़ा होता है। यही यूनिट जो है वो सेल होती है और ढेर सारे सेल मिलकर जीवन प्रदान करते हैं। अब आप बोलोगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ऑब्वियसली हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो ये लिविंग है। जैसे कि दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ। दे कैन ईट, दे कैन ब्रीथ, दे कैन एक्सक्रीट, दे कैन मूव। और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर में ही, ये जस्ट समझाने के लिए। अब एग्जाम्पल अगर आप पूछो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा ह्यूमंस, फंजाई, एल्गी, पेड़ पौधे सब है। प्लांट भी हमारा लिविंग है, एनिमल भी लिविंग है, हम तो जानते ही हैं सारी चीज़ें। अगर पिक्चर में देखें तो फंगस लिविंग है, प्लांट लिविंग है, बैक्टीरिया लिविंग है, प्रोटिस्ट लिविंग है, ये सारे लिविंग है। ओके, नेक्स्ट बारी आती है हैबिटेट की, ठीक है। हमने एनसीईआरटी में देखा कि हम उसके बाद देखेंगे हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, प्राकृतिक वास। हैबिटेट की बात करें तो ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर कोई जीवित जंतु है तो कहीं तो रहता होगा, वो हैबिटेट है। हैबिटेट में क्या मिलेगा आपको? खाना, पानी, हवा, एक शेल्टर, छाया मिलेगी आपको। तो ये सारी एक नीड है जीवन के लिए। और अलग अलग प्लांट और एनिमल एक हैबिटेट शेयर भी करते हैं, साथ भी रह सकते हैं, अलग भी रह सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो प्लांट एनिमल क्या साथ नहीं होते? होते जंगल में होते, वैसा। अब ना इस हैबिटेट का ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखना है हमको। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखने से पहले अगर हम एनसीईआरटी पे जाएं तो यहाँ पे दिया है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसे हम सराउंडिंग की बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पर जो प्लांट और एनिमल है,
अगर आप देखो तो अगर अगर पानी के अराउंड हैं तो सलाइन वाटर, जैसे समुद्र हो गया, समुद्र में नमकीन पानी होता है, सलाइन इज़ नमकीन, नमकीन पानी में आपको प्लांट एनिमल दोनों दिख जाते हैं। अगर वही डेजर्ट की बात की जाए तो डेजर्ट में गर्मी होती है दिन को, रात को ठंडा होता है, हमें पता है। तो ये क्या है, ये डेजर्ट और ये सब क्या, ये हैबिटेट, यही हैबिटेट होता है, वो हैबिटेट जगह जहाँ लोग रहते हैं। और सी और डेजर्ट के बारे में बोला गया है कि ये दोनों अलग सराउंडिंग है। हैबिटेट इज़ जो जगह जहाँ रहते हैं, और सराउंडिंग्स अपने आसपास की चीज़ें, ठीक है। इस हैबिटेट का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो कि अभी हम देखेंगे, ये ठीक है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, हैबिटेट हमने देख ही लिया, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। अब हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक तो है टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड से रिलेटेड हो, टेरेस्ट्रियल लैंड, जमीन से रिलेटेड हो, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी सॉरी। जैसे टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड से रिलेटेड हो। लैंड से रिलेटेड कौन होते हैं? आपके जंगल में लैंड नहीं होता, ग्रास लैंड में लैंड होता है, आपके डिजर्ट में भी लैंड होता है, कोस्टल और फिर माउंटेन रीजन्स, यहाँ पे भी लैंड होता है। कोस्टल की बात हो रही है, वो जो रेत है उसकी बात हो रही है। और एक्वेटिक रिलेटेड टू वाटर, समुद्र हो गए, आपकी नदी हो गए, आपके तालाब हो गए, ये सारे रिलेटेड टू वाटर है। एक्वेटिक पानी का, टेरेस्ट्रियल ज़मीन का, ठीक है। ये हमने समझ लिया, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट अगर कोई हैबिटेट है, इसके टाइप तो देख लिए, लेकिन वो किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा ना। तो हैबिटेट दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बायोटिक कॉम्पोनेंट, एक एबायोटिक कॉम्पोनेंट। बायोटिक में बायो है तो आप इसे याद रह सकते हो, बायो मतलब लिविंग, है ना। तो बायोटिक लिविंग कॉम्पोनेंट, इसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ए बायोटिक नॉन लिविंग है, ए लग गया तो ऑब्वियसली इसमें नॉन हो जाएगा। इसका एग्जांपल है रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर। बट इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। बायोटिक कॉम्पोनेंट की अगर बात की जाए तो बायोटिक कॉम्पोनेंट के भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोड्यूसर, नाम से भी आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करने वाला, कुछ बनाने वाला। कंज्यूमर, कंज्यूम करने वाला यानी कुछ खाने वाला, ख़त्म करने वाला। एंड देन डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स मतलब जो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अभी प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो उसमें एग्जाम्पल आपका आ जाता है, जो प्रोड्यूस करे कौन होंगे? पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स ही होते हैं ना जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, यानी खाने का प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम खा पाते हैं सब्जी आलू के फॉर्म में, हमने देखा था लास्ट चैप्टर्स में। कंज्यूमर की बात की जाए तो कंज्यूमर में भी ना टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, 1 डिग्री जो है उसको प्राइमरी लिख रही हूँ मैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये एक लिखने का तरीका होता है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। प्राइमरी कंज्यूमर में वो हो गए जो ग्रीन प्लांट एनिमल वगैरह खाते हैं, जैसे डियर वगैरह हो गया, है ना। और अगर सेकेंडरी कंज्यूमर की बात की जाए तो वो जो कि फिश, जो कि मीट वगैरह खाते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया आपका, आपकी पीकॉक हो गई, है ना। एंड देन टर्शरी, टर्शरी हो गए आपके वो जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट होते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका टाइगर, लायन, चीता, ये खाता है ना इन सबको, वैसा। ये हमने देख लिया, ये कंज्यूमर के भी टाइप्स थे। फिर बारी आती है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो जो भी गंदगी है हमारे इन्वायरमेंट की, उसको कौन लेके जाएगा, है ना। तो डीकम्पोजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। डीकम्पोजर्स में आपके एग्जाम्पल है फंजाई, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। ये अगर ना हो तो फिर काम ही नहीं चलेगा। फिर बारी आती है एबायोटिक की। मैंने कहा एबायोटिक हो गए जैसे रॉक, सॉइल, जिसमें एबायोटिक हमने देखा था जिसमें लाइफ थी, और एबायोटिक जिसमें लाइफ नहीं थी। एबायोटिक के भी टाइप्स है, ठीक है। एबायोटिक में आपका हो जाता है कार्बोनिक सब्सटेंसेस, नॉन कार्बोनिक सब्सटेंसेस और क्लाइमेट। ये चीज़ें जो है, लाइट और टेम्परेचर, ये तो क्लाइमेट का पार्ट हो गई, है ना। फिर बारी आ जाती है कार्बोनिक सब्सटेंसेस, जैसे रॉक वगैरह हो गई, ये कार्बोनिक सब्सटेंसेस हैं। फिर नॉन कार्बनिक की बात की जाए तो एयर, वाटर, ये सब नॉन कार्बनिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये भी ना कुछ टाइप्स हैं। मिनरल वगैरह हो गया, ये भी नॉन कार्बनिक सब्सटेंसेस ही हैं, ठीक है, मिनरल्स एंड ऑल।
तो ये हमने कुछ ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख ली बायोटिक एबायोटिक की, बड़ी सिंपल सी चीज़ आपको दिख जाएगा। लेकिन अब एक बात करो, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट देख लिया, आपस में इंटरेक्ट तो कर रहे होंगे ना, मतलब आपस में किसी तरह से मिल तो रहे होंगे ना, कोई कनेक्शन तो होगा उनका, तो वही है इंटरेक्शन। अब हम इंटरेक्शन देखेंगे। प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड क्यों करते हैं? क्योंकि उनके कुछ नीड्स हैं, ठीक है। पहला इंटरेक्शन है प्रोड्यूसर का, प्लांट की हमने बात की थी। प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉप भी कहते हैं, ये सन की एनर्जी लेते हैं, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, और अपना खुद का खाना बनाते हैं। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसे रैबिट, काउ, फीड, हमने कभी कंज्यूमर की बात की थी, प्राइमरी कंज्यूमर है। कार्निवोर की बात की जाए तो सेकेंडरी, लायन, टाइगर, ये फीड करते हैं इन हर्बीवोर्स पे, हर्बीवोर फीड करते हैं प्लांट पे, यही इंट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओमनीवोर जो है इन दोनों पे फीड करते हैं, ये हम बात कर चुके हैं पहले, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर की हमने बात की थी, ये डेड प्लांट्स और एनिमल पे फीड करते हैं, न्यूट्रिएंट को ट्रैप करते हैं और बॉडीज जो उनके अंदर की होती है और उसको रिलीज कर देते हैं न्यूट्रिएंट को, ठीक है, किस पे? सॉइल पे रिलीज कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्कैवेंजर और ये तो आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, मैं हमेशा स्टार करती हूँ, ठीक है। प्रोड्यूसर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर हो गया, हर्ब से मैंने बोला था याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है अडेप्टेशन की। हम एनसीईआरटी के थ्रू जाए, हमने हैबिटेट के बारे में बात किया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन की, अब हम ना थोड़ा अडेप्टेशन देखेंगे, अडेप्टेशन क्या होता है, लेट्स सी। अडेप्टेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म का, वो डिफ़र करता है डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। अडेप्टेशन जो होती है वो डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, यानी कि जहाँ रहते हैं उसको प्लेस ऑफ ड्वेलिंग बोलते हैं। तो कोई हैबिटेट रहने की जगह है ना, इसी की बात करें तो वहाँ पे रहने के लिए जो अनुकूलन होता है, उसके अनुकूल रहते हैं, वही अडेप्टेशन है। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अडेप्टेशन की बात की जाए तो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक speech features and habitat which enable organism to live in particular habitat is adaptation। सिंपल सी बात है। Those organism which cannot adapt and change to die and only adapted one survive। देखो, जब अडेप्ट करना क्यों ज़रूरी है? आप बोलोगे ना आप नहीं अडेप्ट करेंगे, भाई बताओ, अगर नहीं अडेप्ट करोगे तो मर जाओगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वही रह सकता है जो फिट है रहने के लिए, और फिट रहने के लिए आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अनुकूलन रहना, अनुकूल करना पड़ेगा खुद को स्थिति के हिसाब से, तो वही सर्वाइव कर सकता है। अब हम समझ गए अडेप्टेशन है क्या, होती क्यों है। फिर अब हम देखते हैं कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और उसके अडेप्टेशन के। पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है हमारा डेजर्ट। ये देखो, डेजर्ट की बात हो रही है। डेजर्ट, हम एनसीईआरटी अगर खोले तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी में, कहाँ पे हैं हम लोग जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स देख रहे हैं। अब हम लोग एक जर्नी पे जाएंगे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जर्नी। पहला जर्नी हमारी आती है, पहला जो हमारा स्थान है जहाँ हम जा रहे हैं वो है डेजर्ट। डेजर्ट घूम रहे हैं हम। ये देखो यहाँ एनसीईआरटी के हिसाब से आपको दिख रही है ना, कैक्टस आ गई, बालू आ गई, तो आपका डेजर्ट आ गया, रेगिस्तान आ गया। डेजर्ट की बात की जाए तो यहाँ के ऑर्गेनिजम्स को बड़ी इश्यूज होती हैं, दो इशू होती है डेजर्ट में रहने की। पहली इशू है गर्मी की और दूसरी पानी की कमी की, ठीक है, हीट एंड वाटर स्कार्सिटी। तो अब अलग अलग जानवर भी, जीव जंतु रहते होंगे, अब हम लोग को देखेंगे वो कैसे अडेप्ट करते हैं। पहला आता है कैमल। कैमल हो गया हमारी ऊँट, ठीक है। ऊँट के लंबे लंबे पैर होते हैं। लंबे लंबे पैर क्यों होते हैं? देखो, अब इसको हम समझ रहे हैं कि कैसे अडेप्ट करता है और ऑर्गेनिज्म हैबिटेट के हिसाब से। कैमल की बात करें तो इसके लंबे पैर इसलिए होते हैं ताकि गर्मा गर्म जो रेत होती है उससे इनका शरीर ऊपर की तरफ रहे, बच के रह सके। दूसरा, ये ना एक्सक्रीट करते हैं बड़ा कम अमाउंट यूरिन का, क्योंकि पानी की कमी है, जब यूरिन एक्सक्रीट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, इनका जो डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, वो ड्राई होता है पानी बचाने के लिए, और ये स्वेट भी नहीं करते। तो ये सारे पानी से बचने के इश्यूज़ हैं, और ये हो गया आपकी हीट से, ठीक। अब बारी आती है रैट और स्नेक की। रैट जो है वो रेगिस्तान में एक ना होल बना करके बरोज के अंदर रहते हैं। इस वो क्यों रहते हैं? ताकि गर्मी से बच सके, और वो तभी बाहर निकल के आते हैं रात के समय, क्योंकि जो रात होती है रेत की वो थोड़ी ठंडी होती है, हमने एनसीईआरटी में देखा था। फिर बारी आती है प्लांट्स की। प्लांट जो होते हैं वो किस तरह से अडेप्ट करते हैं। अच्छा, मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही थी चैप्टर, तो मैंने कहा था कि कैक्टस जो होता है, आपने ध्यान से सुना होगा, तो कैक्टस में जो स्पाइंस होती हैं वो लीफ की मॉडिफिकेशन है, बताया था कि नहीं? हाँ। तो इसी ऐसा क्यों लीफ मॉडिफाई हो गया है? तो लीफ या तो एब्सेंट होता है तो बहुत छोटा होता है, तो स्पाइन के फॉर्म में होता है, क्योंकि लीफ में आपने पढ़ा था, हमने ट्रांसपिरेशन की बात की थी कि नहीं? ट्रांसपिरेशन में क्या बात किया था? वाटर वेपर का लॉस की बात करी थी हमने, कि वाटर वेपर लॉस कर जाता है। तो उसी को रोकने के लिए लीव्स या तो एब्सेंट होते हैं, छोटे होते हैं, या फिर एकदम से स्पाइन बन जाते हैं।
फोटोसिंथेसिस जो है ना यूजुअली स्टेम करती है। एक क्वेश्चन भी था, हमने देखा था कि फोटो स्टेम क्या क्या करती है, फोटोसिंथेसिस फूड स्टोर करती है, उसका ऑप्शन ई होगा। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो यूजुअली स्टेम कैरी करती है। उसमें कैक्टस जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, इसकी स्टेम जो होता है ना उसमें एक थिक लेयर ऑफ वैक्स होता है ताकि पानी टिश्यूज़ में रिटेन करके रह सके, पानी बचा के रख सके। सक्यूलेंट हैव पार्ट दैट आर थिक एंड फ्लैशी एंड इंगोज टू स्टोर वाटर। जो सक्यूलेंट की बात हो रही है ना वो जूसी, सक्यूलेंट से यहाँ पे मतलब कोई जूसी होता है, थिक होता है, तब क्या होता है ना इसके अंदर पानी बच के रहता है। रूट्स जो होती हैं किसी भी रेगिस्तान में वो बहुत डीप जाती हैं। बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ नहीं है कि क्यों डीप जाती होगी ये जड़ें, इसलिए जाती हैं क्योंकि पानी भी तो नीचे होता है, तो वहाँ से लेकर के आ जाए पानी की तो कमी है। ठीक है जी, अब हमने तो डेजर्ट देख लिया, हमने डेजर्ट की टिपिकल फीचर्स भी देख ली, ट्रांसपीरेशन के लॉस के बारे में भी हमने बात कर ली, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली। ओके, अब हम माउंटेन में जा रहे घूमने के लिए। हमारा दूसरा डेस्टिनेशन माउंटेन है। ये देखो कितना खूबसूरत है ना। चलो माउंटेन की बात करते हैं। माउंटेन में आ जाता है, माउंटेनस रीजन में ऑर्गेनिज्म जो है उनको अडेप्ट करने की ज़रूरत होती है बड़े ही ठंडे और बड़े ही विंडी इन्वायरमेंट में, और वहाँ पे तो बर्फ़ भी गिर जाती है। तो अब इस तरह कैसे कोप करते हैं देखते हैं भाई। अब पहली बारी आती है ट्रीज़ की, जो बर्फ़ के बर्फीले जगह होते हैं। यहाँ पेड़ तो ऐसे होते हैं ना, आपको कॉनिकल से पेड़ दिखते हैं ना कि नहीं, तो वो कोन शेप्ड की होती हैं, उनकी ब्रांचेस स्लोपिंग होती है बिल्कुल ऐसे। रुको ग्रीन कलर से बनाती हूँ मैं, देखने में अच्छा लगेगा, पेड़ पेड़ जैसा लगेगा। ये देखो ड्राइंग प्रैक्टिस हो रही है मेरी तो। हाँ जी, तो हमने देख लिया कि ये आपकी पेड़ हो गई। हाँ पेड़, तो पेड़ जो हैं वो कॉनिकल क्यों होते हैं ये दिमाग में आएगा, क्योंकि जो बर्फ़ गिरती है ना वो यहाँ से स्लोप स्लाइड करके नीचे चली जाए, नहीं तो क्या होगा, फ्रॉस्ट हो जाएगा, फिर लीफ जो है वो नहीं कर पाएंगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगी, तो स्लैंटिंग और स्लोपिंग होती हैं। हमने ये देख लिया। हैबिटेट में स्लोपिंग ब्रांचेस एंड द लीव्स हैव नीडल लाइक इसलिए होता है ताकि रेन वाटर स्नो, जैसे मैंने कहा, स्लाइड ऑफ कर जाए ईजिली। ओके, फॉर वॉट, फॉर टू स्लाइड ऑफ रेन एंड स्नो ईजिली। सिंपल सी बातें हमने देख लिया। फोटोसिंथेसिस में भी मदद करती है। एनिमल्स की बात की जाए तो जो बर्फ़ में रहते हैं वो होते हैं याक, आपने देखा होगा, स्नो लेपर्ड होते हैं, याक होता है। ठीक है, याक की अगर हम लोग बात करें, अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं याक की, तो ये रहा याक हमारा, देख रहे हो कैसे बर्फ़ में पोज मार रहा है, तो ये याक होता है, ये आपको बर्फीले जगह पे मिल जाता है। अब इसकी हम देखते हैं क्या एडेप्टेशन से, किस तरह से ये अपने आप को अनुकूल करता है। तो पहली चीज़, इसके पास थिक स्किन और फर होती है, थिक स्किन और फर होती है। और ये जो माउंटेन गोट होते हैं, माउंटेन में ना गोट्स भी मिलते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग हूव्स होती है। हूव्स का मतलब होता है, अगर आप गोट देखोगे तो उनके पैर के नीचे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है पैरों के पास, ये ये ना बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है ये, इसको हूफ्स बोलते हैं, बेसिकली पैरों पे होता है ये, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये मदद करता है उनको पहाड़ों की रॉकी स्लोप्स पे चढ़ने के लिए। आप ना अपनी यूट्यूब पे वीडियो खोल के देखना, एक वीडियो है कि किस तरह से स्नो माउंटेन गोट ऊपर चढ़ के जा रही है स्लोप पे, इन्हीं हूप्स की वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है, इन्हीं हूफ्स की वजह से। अब बारी आती है ग्रासलैंड की। ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड ऐसी जगह होती है जहाँ पे, देखो ग्रासलैंड की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनफ इतना नॉट इनफ रेनफॉल फॉर इट टू बिकम अ फॉरेस्ट, फॉर इट टू बिकम अ फॉरेस्ट। इतनी बारिश नहीं होती कि ये जंगल बन जाए। नीदर इट हैज neither it is neither it is that dry so that it becomes a desert। देखो ऐसी जगह है ग्रासलैंड जो ना कि फॉरेस्ट है ना कि डेजर्ट, और ग्रासेस होती हैं, नाम ही से दिख रहा है आपको, और वो ग्रासलैंड हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आता आपको लायन दिखता है। लायन जो होते हैं वो, उनके पास लॉन्ग क्लॉज होते हैं, क्लॉज माने उनका पंजा, पंजे की बात हो रही है। ये प्रे पकड़ने के लिए होता है। लाइट ब्राउन कलर का क्यों होता है लायन, कभी सोचा है? कलर का भी रीज़न होता है, हर चीज़ का रीज़न है हमारी इन्वायरमेंट में, हमारी प्रकृति बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो लायन की बात करें जाए तो लाइट ब्राउन कलर का इसलिए होता है ताकि वो जो ग्रासलैंड होती है ना उसके पीछे छिप सके शिकार करने के लिए। और आंखें जो होती है वो फ्रंट ऑफ द फेस पे क्यों होती है एक लायन की, ताकि वो प्रे को डिटेक्ट कर सके।
हाँ जी, अगर हम बात करें तो इस तरह से होती है ना लायन की आँखें, मतलब ऐसे जज मत करना, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग, इस तरह से आँखें होती है लायन की, इस तरह के नाक होते हैं और यहाँ पे ऐसे इसका मेन होता है, जो बाल होते हैं ना उसको मेन बोलते हैं। ये इस आँखें यहाँ आगे की तरफ होती है, तो इस वजह से होती है ताकि वो प्रे को डिटेक्ट कर सके। तो ये वाली बात हो गई, लाइन देख लिया हमने। अब बात करते हैं हम डियर की। डियर की बात करी जाए तो उसके बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग से दांत होते हैं, इस वजह से होते हैं ताकि वो हार्ड प्लांट को चू कर सके, मतलब चबा सके। बड़े बड़े ईयर होते हैं डियर के, इसलिए होते हैं ताकि वो लायन जैसे अगर उसको खाने के लिए हर कोई बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर कोई अपने आप को बचाना चाहता है, तो प्रेडेटर की मूवमेंट बचाने के लिए आइज जो होती है वो साइड में होती है ताकि वो हर डायरेक्शन में डेंजर देख सके, है ना। और स्पीड होती है डियर में ताकि वो फटाफट भाग सके। अब हम कुछ एक्वेटिक हैबिटेट्स और हैबिटेट और एडेप्टेशन की बात करेंगे। हम जर्नी पे जा रहे हैं। एक्वेटिक मतलब पानी हमने देख लिया था। पहला है हमारा जो डेस्टिनेशन, वो है ओशन। ओशन की बात की जाए तो जो सी एनिमल्स होते हैं, यहाँ पे आपको मछलियाँ वगैरह दिख रही है। हमने बात करी थी जो मछलियाँ होती हैं उनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कल ही बात करी थी हमने, इसलिए ताकि वो अच्छे से फ्लो कर सके। और भी मैंने डिटेल्स आपको दी थी, आपको याद होना चाहिए। एनिमल जैसे स्क्विड और ऑक्टोपस होती हैं, उनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं है। आप बोलोगे क्यों नहीं भाई, वो भी तो समझ में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत डीप रहते हैं, ठीक है, काफ़ी डीप में रहते हैं, तो उनको स्विम करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो ओशन में एनिमल होते हैं उनके पास गिल्स होता है। गिल्स क्या होता है, ऑक्सीजन के यूज़ के लिए, ताकि उनको तो बाहर से हमारी तरह ऑक्सीजन नहीं मिला, उनके पानी में ही डिजॉल्व होता है, तो वो पानी से ऑक्सीजन को निकालने के लिए गिल्स होती हैं उनके पास, ठीक है। गिल्स मछलियों में देखा होगा ना आपने इसको, गिल्स। उसके बाद डॉल्फिन और वेल की बात की जाए तो डॉल्फिन और वेल जो होते हैं उनके पास गिल्स नहीं होती है ब्रीथ करने के लिए, उनके पास लेकिन कुछ तो होता होगा, उनके पास नॉस्ट्रिल होता है ब्रीथ करने के लिए। बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती है आप याद रखेंगे, उनके पास गिल नहीं होता है, उनके पास नॉस्ट्रिल यानी नाक में छेद होता है। और जैसे वेल है, आपने देखा ना वेल में ऐसे एक फोटो देखी होगी कि वेल जा रही होती है तो ऊपर से पानी इस तरह से निकलता है उनका, तो वो ब्लो होल्स होती है, ब्लो करने वाला होल, ठीक है, उसी से वो ब्रीथ कर पाते हैं। फिर बारी आती है पॉन्ड और लेक की। तालाब और रिंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं सॉइल में बिलो द वाटर टू होल्ड द प्लांट। फिक्स में सॉइल में फिक्स होते हैं ताकि वो प्लांट को होल्ड करके रख सके। चलिए हम एनसीईआरटी में देखते हैं हमने क्या क्या बात कर ली। हमने माउंटेन रीजन की बात कर ली। ये देखिए कुछ माउंटेन में रहने वाले एनिमल है, स्नो लेपर्ड हो गया, याक हो गई, यही माउंटेन गोट की बात करी थी। यहाँ इसके हूप्स होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर बात करी हमने ग्रासलैंड में, जहाँ पे हमने लायन की बात करी, हमने डियर की बात करी, ठीक है। हमने देखा कि डियर को प्रेडेटर चाहिए, तभी उसके साइड से बचने के लिए उसकी साइड साइड आँखें होती हैं। अब बारी हम बात करें सम एक्वेटिक एनवायरनमेंट की, उसमें हमने ओशन देखा। अब हम पॉन्ड और लेक की बात करें तो पॉन्ड और लेक की बात करें तो ये आपको दिख रहा है किस तरह से फिक्स है इसकी रूट ज़मीन में, इस वजह से फिक्स होती है ताकि जो है होल्ड करके रख सके प्लांट को। उसके अलावा स्टेम जो होता है वो लॉन्ग, हॉलो और लाइट होता है टू ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि पानी बहुत डीप नहीं होता है पॉन्ड और लेक में, तो जो प्लांट्स होती है वो सरफेस तक आ जाती है। यहाँ आपको दिख रहा है सरफेस तक आ जाती है, इस वजह से इनका तना बहुत ही लंबा होता है। स्टेम इज तना बहुत ही लंबा होता है। लीव्स और फ्लावर्स की बात की जाए तो जो लीफ फ्लावर है वो फ्लोट करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर में, जो कि लेक में रहते हैं। और जो सबमर्ज मतलब डूबे हुए प्लांट जो होते हैं वो नैरो और थिन होते हैं। नैरो और थिन होते हैं तब उसमें रिबन की तरह उसकी लीव्स होती हैं, जो अंदर की तरफ आप देखोगे ना ध्यान से तो ना बड़ी रिबन की तरह उनका वो होता है, जैसे यहाँ याद दिख रहा है आपको, ये किसा रिबन नुमा निकला हुआ है, इसी वजह से होता है, ठीक है। फिर बात करें अगर हम लोग फ्रॉग की, तो फ्रॉग हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट की बात करें तो जब आप किसी फ्रॉग को ध्यान से देखेंगे तो उसकी जो फीट होती है, हाँ, फ्रॉग की जो फीट होती है वो इस तरह से होती है जिसके बीच में ना ऐसे जाली बनी होती है। मैं ना आप लोगों को फ़ोटो ही दिखाती हूँ, मैं फ़ोटो दिखाती हूँ आप लोगों को, 1 मिनट देना मुझे। हाँ, ये फ़ोटो है, ये आपको दिख रहा है, ये दो पेड़ों के बीच में यहाँ पे आपको वेब जैसी जाली जैसा दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं वेब्ड फीट, ओके। सो हमने देख लिया फ्रॉग के पास वेब फीट होती है, बट कोई रीज़न तो होगा, एडेप्टेशन ही है, क्यों अनुकूल हो रहा है, ताकि वो स्विम कर सके वाटर में, ठीक है, क्योंकि पानी में रहता है। अब हम लोग आ चुके हैं, हमने स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की थी ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कैरेक्टर्स मैंने कहा था जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में।
अब ये कैरेक्टर्स ही होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं। एग्जाम्पल ट्री, फॉरेस्ट क्रीपर, इन सब के कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फूड। क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी हमसे, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमने फूड, न्यूट्रिशन, कंपोनेंट ऑफ फूड देख कर आए हम। ऑर्गेनिज्म डू नीड फूड, फूड नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएंगे और ऑब्वियसली एनर्जी नहीं मिलेगी उनको। तो और फूड, न्यूट्रिशन उनका पहला कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा है ग्रोथ। ऑर्गेनिज्म ना ग्रो करता है हर स्टेज पे। जैसे न्यू बॉर्न बेबी थे हम लोग, जन्म लिया था हमने बच्चे की तरह और अभी अडल्ट तक आए, किस तरह से ग्रो करके। और ये ग्रोथ कैसे हुई, आप मुझसे पूछोगे मैम ये ग्रोथ होती कैसे है। तो ग्रोथ होती है सेल के मल्टीप्लिकेशन से। सेल मल्टीप्लाई करता है और हम ग्रो करते हैं। सेल मल्टीप्लाई करके इवेंचुअली हम ग्रो कर जाते हैं। और फूड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिर बारी आती है ब्रीदिंग की। सांस लेना एक बहुत बड़ा पार्ट है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिस वजह से आप एक ऑर्गेनिज्म है। ये रेस्पिरेशन ही होती है जिसके थ्रू फाइनली बॉडी को एनर्जी मिलती है। किससे? फूड से। अर्थवॉर्म जो है वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, ठीक है। मछलियाँ जो है हमने अभी देखा गिल से ब्रीथ करती हैं क्योंकि पानी में डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन। और प्लांट जो है वो अपनी टाइनी पोर से, कौन सी टाइनी पोर की बात हो रही है? स्टोमाटा की बात हो रही है। स्टोमाटा के थ्रू ब्रीथ करते हैं। रेस्पिरेशन जो है ना वो प्रोसेस सांस लेने की तो है ही है, लेकिन एनर्जी ऑब्टेन, हम जो खाना खाते हैं उस खाने से फाइनली हमारी एनर्जी मिलती कैसी है? रेस्पिरेशन से ही मिलती है। रेस्पिरेशन होता है तब जाके हमारी बॉडी जो है वो ऑब्टेन करती है एनर्जी। रेस्पिरेशन एक क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोलॉजी भी यूज़ हो रही है, केमिस्ट्री भी यूज़ हो रही है, तो याद रखेंगे आप लोग। फिर बारी आती है रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हमने देख लिया डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड, हमने देख लिया कि क्या ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है। अब हम हमने रेस्पिरेशन भी देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अब हम लोग बात कर रहे हैं स्टिमुलाई की, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये क्या होता है, ये कौन सी चीज़ है आप पूछोगे, मैं बताती हूँ। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब है जो हमारे सराउंडिंग की हमने बात की थी, वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज होता है, किसी भी प्रकार की बदलाव आते हैं, तो ना जो उसको लेकर हमारा रिस्पॉन्स होता है उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूँ, तो अगर आप कहीं पे बैठे हो, ठीक है, आपका हाथ है, नहीं सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपका हाथ है। अब एक गलती से गर्मा गर्म मम्मी ने कॉफ़ी दिया, गलती से अगर मम्मी ने बोला मत छूना बेटा, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं, हम तो छू लेते हैं। हमने छू लिया, जैसे ही हमने छुआ अचानक से हाथ पीछे जाता है। क्यों? क्योंकि गरम लग जाता है, जल जाती है हाथ। तो हमारे हाथ ने रिस्पॉन्स किया। स्टिमुलाई यहाँ पे क्या था? स्टिमुलाई था हीट, और उसको लेकर हमने रिस्पॉन्स किया। तो ये जो है यही रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। जैसे हाइडिंग ऑफ कॉकरोच, लाइट जैसे ही पड़ते हैं, अब सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं करते, एग्जाम्पल में हम दूसरे एनिमल्स देखते हैं, तो जैसे कॉकरोच है, जैसे लाइट दो तो वो छिप जाता है। फ्लावर की बात करें तो आप देखते हो कि फ्लावर जो है या तो रात के समय में ब्लूम करता है, ब्लूम माने खिलता है, या फिर वो सनसेट के समय जा कर के वो हो जाता है, बंद हो जाता है। एक प्लांट है मिमोसा पुडिका, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है एक्चुअली, मिमोसा प्यूडिका साइंटिफिक नाम है ना, हमेशा अंडरलाइन करते हैं। तो जो साइंटिफिक नाम है मिमोसा प्यूडिका, उसको टच मी नॉट भी बोलते हैं। आपने देखा होगा छुई मुई, आपने देखा है जब भी आप छुई मुई के पत्तों को छूते हो तो वो मुरझा जाती है, तो ये भी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। तो यानी प्लांट में भी ये होता है, सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होता है। और फिर फाइनली हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो बॉडी से वेस्ट है वो रिमूव होता है। अगर एक्सक्रीशन ना हो तो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौत हो जाएगी, इतना इम्पोर्टेंट होता है ये एक्सक्रीशन, ठीक है। हमने ये देख लिया, एक्सक्रीशन की बात भी कर ली हमने। अब बारी आती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन बेसिकली ये है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने यंग वन को प्रोड्यूस करता है, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म की जन्म देता है, या तो एग्स के थ्रू या तो यंग वन को जन्म देकर। देखो इसकी दो चीज़ें हैं, दो टर्म याद रखेंगे आप लोग, एक है विविपेरस, दूसरा है ओविपेरस, ठीक है। देखो जब कोई ऑर्गेनिज्म अंडे देता है,
रिप्रोडक्शन के दौरान, तो वो ओवीपेरस हो जाएगा। ठीक है, आपने ओवा वर्ड भी सुना है ना, ओवा को एग भी बोलते हैं, तो उससे याद रखेंगे। और विविपेरस जब एक यंग वन को जन्म देती है माँ डायरेक्टली, ठीक है, थ्रू रिप्रोडक्शन और बाय बर्थ, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं विविपेरस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ओविपेरस में कौन आ जाएंगे आपकी, डक आ जाएगा ना, बर्ड्स आ जाएंगी, बेसिकली डक भी बर्ड ही है, बर्ड्स एटसेट्रा, ये सारे ओविपेरस हैं। वही विविपेरस की बात करी जाए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका काउ, ह्यूमंस, यहाँ पे ह्यूमन बॉडी से डेवलप होता है, यंग वन बॉडी से बाहर आता है। ठीक, तो ये दो टर्म आपने याद रखना, विविपेरस ओविपेरस, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन देख रहे हैं तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यंग वन डेवलप हो गया। अब अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये कैसे प्रोसेस होता है, तो प्लांट सीड प्रोड्यूस करता है, हमने अभी थोड़े लास्ट चैप्टर में देखा था, जर्मिनेट करता है और नया प्लांट बन जाता है। सेक्सुअल हो चाहे एसेक्सुअल हो वो मैटर नहीं करता है, बट अल्टीमेट एम है हमारा न्यू यंग वंस जनरेट करना। फिर बात करें अगर सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड, सीड के अलावा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे जो पोटैटो है, आलू है, आलू की आँखें सुनी है आपने, घर के पास बोलते हैं आलू में आँख आई हुई है, वो आँख इज़ नथिंग, ये एक छोटे छोटे वाइट कलर के इस तरह से निकल जाते हैं आलू में, उसको बड बोलते हैं। मतलब आलू के अंदर से ही वो बड आ जाए, और उस बड को अगर आप काट के लगा दोगे तो वो एक नया आलू बन जाएगा। तो सीड के अलावा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा जो गुलाब का पेड़ होता है, अगर आप उसका एक डंडी काट लो और उसको लगा दो तो उससे भी रिप्रोड्यूस कर जाएगा, डज नॉट मैटर। इन जनरल अगर देखा जाए तो समथिंग दैट इज लिविंग मे हैव ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक, वाइल नॉन लिविंग थिंग्स मे नॉट शो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक एट द सेम टाइम। देखो ये तो हमने देख लिया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। फिर हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की बात करी। यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरह से एग ले किया है इसने, इस बर्ड ने, और फिर हैचलिंग निकली। तो तरीके अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कुछ है जो बर्थ को, यंग वन को बर्थ देते हैं, जैसे डॉग हो गई, कैट हो गई, काऊ हो गई, हमने बात किया। दो तरीके हैं यंग वन को जन्म देने के। सीड्स में जर्मिनेशन होता है। यहाँ पे हमने देखा बर्ड ऑफ द पोटैटो, यही आलू के आँख की बात करें, इससे एक नया खुद का एक फूल का पेड़ निकल सकता है, फुल। तो इस तरह से हमने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली। मैंने कहा था आपको ये चैप्टर बिल्कुल वैसा है ना कि इसको सुनना है। फिर लास्ट में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है, मतलब व्हाट देन इज लाइफ, फिर लाइफ है क्या। तो इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन what then is life, however looking at the diversity of living organism around us we can conclude life is beautiful। क्या लाइन है, दिल खुश कर दिया। एनसीईआरटी ने ये कहा कि लाइफ क्या है, जो भी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक देखी, हमने बात की, हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन ये सब में क्या डाइवर्सिटी है, अलग अलग डाइवर्सिटी का मतलब हुआ अलग अलग। तो ये है विविधता, डाइवर्सिटी इज़ विविधता, बहुत विविधता है हमारे आसपास, और वही ज़िंदगी, और यही विविधता, यही खूबसूरती बताती है कि जीवन खूबसूरत है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो खूबसूरती के साथ जियो। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर के हर कीवर्ड, एडेप्टेशन, एक्वेटिक एक्सक्रीशन, ग्रोथ, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, सब देख लिया। ये चैप्टर बेसिकली बेस था। ठीक है, आगे की क्लासेस में जब हम लोग इकोलॉजी, इन्वायरमेंट डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें इसी बेस पे काम करना है। ये बेस बनाने के लिए चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में 2 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, क्योंकि इसकी ना डिटेल जब पढ़ेंगे तो और क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अभी इतना ही है, और मैंने आपको और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी और एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके लाएंगे, जिससे पता चले मुझे कि आप लोगों ने पढ़ाई भी की है कि नहीं अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल लोकेशन और द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो एक्चुअल प्लेस क्या है, हैबिटेट, नीश, बायोम, इकोसिस्टम। तो मैं आपको बता दूँ, हैबिटेट तो है ही जहाँ वो रहता है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ब्रॉडली देखो तो उसको बायोम भी बोलते हैं, और ये सब इकोसिस्टम के अंदर ही आ जाता है। हम अगर डेप्थ में देखें तो जो मैंने इकोलॉजी आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सब इकोलॉजी के अंदर आता है, और इकोलॉजी के अंदर इकोसिस्टम आता है। इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक कंपोनेंट जो हमने देखा और एबायोटिक कंपोनेंट जो हमने देखा, इन दोनों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनता है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और यही चीज़ जो है, इसी के अंदर फिर हैबिटेट आ जाता है, और हैबिटेट हमने देखा तो इसमें क्या होगा, मोर देन वन आंसर होगा। ठीक है, ई होगा आंसर। और ये क्वेश्चन आप बताओगे, ये यूपीएससी
क्या PYQ है, ठीक है, यूपीएससी में आ चुका है कि डेट्राइटिवोर्स की मैंने बात की थी। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म डेट्राइटिवोर्स है आप लोग पता करोगे और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे। तो इस तरह से हमने 6th क्लास की आखिरी बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग 7th क्लास पे जाएंगे, 7th क्लास की NCERT पढ़ेंगे और आप लोग पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। विद दिस आई कंक्लूड। चलिए मिलते हैं दूसरी क्लास में।